हेलो स्टूडेंट, हिंदी में 9th में चैप्टर 1 to 7 एग्ज़ाम में जो आने वाले हैं, चैप्टर 1 to 7 और 9, चैप्टर 8 हमने करवा लिया है लेकिन वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। स्टोरी, लेटर और ऐसे मैंने जो दिया है वो, और ग्रामर आपकी टेक्स्ट बुक में जो है उस हिसाब से आएगा। जो विरोधी शब्द है, समानार्थी शब्द है, कहावतें हैं, अशुद्ध शुद्ध वाक्य है, जो भी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, मैं अगर बोलने में मेरे से कुछ रह गया हो तो टेक्स्ट बुक के बाहर का नहीं पूछा है, लेकिन टेक्स्ट बुक में जो ग्रामर है वो मैं पूछूंगी। लेकिन एंड टाइम पे मत बोलना कि आपने नहीं करवाया, क्योंकि टेक्स्ट बुक में दिया है, वो चैप्टर में जो दिया है वो भी ग्रामर कहा जाता है ना, जैसे मुहावरे है, शब्दार्थ और टिप्पणी है, वो सब ग्रामर में आता है। फिर जो भी शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए, वो जो भी आपका इसमें दिया होगा टेक्स्ट बुक में, वो सब कुछ ग्रामर ही कहा जाता है ना। वो ग्रामर मैं अलग से नहीं करवाती हूँ। तो ये ग्रामर अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, और चैप्टर 1 to 7 और 9, 8 चैप्टर नहीं आएगा। तो हमारा सभी चैप्टर हो गए, सिर्फ ये एक 6 चैप्टर बाकी है बीच में जो हम करेंगे। मेरी बीमारी श्यामा ने ली, ये चैप्टर हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन जी है उसके पिताजी है, उन्होंने वो एक आपको पता हो तो वो एक बहुत अच्छे श्रेष्ठ कवि और लेखक थे। उन्होंने बहुत सारी कविताएं और कितने सारे नॉवेल्स, जिसको हम बोलते हैं उपसंहार हिंदी में बोलते हैं, हिंदी के कवि थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा जो लिखी थी, आत्मकथा यानी हमारे जीवन के ऊपर जो हम ऑटोबायोग्राफी जिसको बोलते हैं, तो उस आत्मकथा में से उन्होंने ये चैप्टर लिया है। मीन्स उसमें उन्होंने सच्चाई जो लिखी थी उसमें से ये लिया गया है। उनकी जो पहली पत्नी थी, अभी जो थी वो अमिताभ बच्चन जिसके बेटे तेजी बच्चन जी, वो नहीं, इनकी पत्नी पहली थी श्यामा, उनकी मृत्यु हो गई थी। क्यों हो गई थी, कैसे हो गई थी, तो ये सब कुछ हरिवंश राय बच्चन ने इसमें बताया है कि उनको एक बीमारी थी, उनकी खुद की सेवा करते करते उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, तो इसलिए उन्होंने ऐसा बोला कि मेरी बीमारी जो थी वो मेरी पत्नी श्यामा ले गई। आगे चैप्टर में देखेंगे, हम जल्दी से ये चैप्टर करेंगे क्योंकि बहुत लेंथी है, वीडियो बोरिंग हो जाएगा अगर बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो। मैं अपनी बीमारी को दुलराने वाला मैं न था, सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारी के प्रति प्राय निर्भय था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारियां होती थी, जुकाम, बुखार, खांसी, सिरदर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और भी अपने से काम लेता। मुझे भरे बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। ये क्या बोल रहे हैं कि हरिवंश राय बच्चन ऐसा खुद बता रहे हैं, वो जो खुद करते थे, ये हकीकत है, रियलिटी है उनके आत्मकथा में, इसलिए कि वो ऐसा बोलते हैं कि मैं अपनी जो बीमारी होती थी ना, वो मैं ऐसा मानता था कि गांधी जी के ऊपर से उनको प्रेरणा मिली कि अगर हमको जो शरीर भगवान ने दिया है, अगर हम उसको बीमार करते हैं तो हम गुनहगार है उसके लिए। और जो छोटी मोटी अगर सर्दी हुई, खांसी हुई या सिर दर्द हुआ तो वो उसको ध्यान नहीं देते थे। और बहुत ज़्यादा भरे बुट बुखार मीन्स बहुत तेज बुखार, बहुत ज़्यादा बुखार होता था ना, उस समय भी वो ट्यूशन जाते थे, वो भी उनको याद है। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से पढ़ा था। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार। मीन्स उस समय उनकी सिचुएशन अच्छी नहीं थी। आपको पता है कि अमिताभ बच्चन ने भी बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में। उसके पापा के पास भी कुछ नहीं था, फिर उनके पास मुंबई आए तब कुछ नहीं था, उसके बाद उन्होंने स्ट्रगल करके वो यहाँ तक पहुँचे। तो उनके पापा बोल रहे हैं कि मैं तो मजदूरी करता था, तो जो इंसान मजदूरी करता है उसको बीमार होने का हक नहीं है, वो ऐसा मानता था। गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता था। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में अदबदा कर लिखता था। मीन्स बुखार होता था उनको, बहुत बुखार था। वो बोलते हैं कि लिखना पड़ता था ना, जो मुझे बुखार के समय जो मैं स्टोरी, कहानी, कविता लिखता था ना, तो उसमें तो मैं बहुत अच्छे से लिख सकता था। मुझे जैसे जितना मेरा बुखार तेज होता था उतना तेज मैं अच्छे से लिख पाता था। उनको जैसे बुखार से वो प्रेरणा मिलती थी लिखने की। लेकिन
वो कभी खटले पर बुखार में सोए नहीं थे। मैं तो मेरे सब काम हस्ब मालूम होते रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है तो और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। किपलिंग एक इंसान था, उसने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था, और जब वो बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। ये एक राइटर थे किपलिंग, तो वो भी बोलते थे कि जब उसको बहुत ज़्यादा बुखार होता था, फीवर जिसको हम बोलते, तो तब वो अच्छे से स्टोरी लिख पाते थे। तो ये हरिवंश राय बच्चन भी ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे जब बुखार था तो लोग कहते थे कि तुझे तो बुखार है, लेकिन मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था और मैं अच्छे से लिखता था। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, वो कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया कि अपनी 2 चट्टानों की 2 पेज नंबर पीछे 26 पे 2 सबसे बड़ी कविताएं सांत्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर, और 2 चट्टान अथवा सिसिफस बरबस हनुमान, ये नाम है उनकी कहानियों के नाम है, इसके कोई मीनिंग नहीं होते। सिसिफस बरबस हनुमान मैंने प्लूरिसी में पढ़े लिखी। प्लूरिसी एक मीन्स उन्होंने कहा कि बुखार के समय उन्होंने क्या लिखा, बीमारी के समय उन्होंने क्या लिखा। प्लूरिसी मीन्स एक दांत जो होते हैं ना उसकी बीमारी है, उसको प्लूरिसी बोलते हैं, कि जिसमें दांत खराब हो जाते हैं और फेफड़े में पानी भर जाता है, ऐसी बीमारी। तो ऐसी बीमारी में उन्होंने ये सिसिफस बरबस हनुमान ये लिखा। और सांत्रा नाम की भी एक स्टोरी लिखी जिनमें उनको नोबेल पुरस्कार मिला, पर उन्होंने ठुकरा दिया। बहरहाल बहरहाल ये भी उनकी स्टोरी लिखी हुई कहानी का नाम है। अपनी जवानी पर था, जवानी मीन्स यंग थे, वो छोटे थे तब लिखा था। बीमारी मुझे पराजित न करती थी। पराजित यानी कि बीमारी उनको हरा न सकती थी कभी भी। वो इतना बीमारी के सामने वो लड़ते थे, बीमार होकर खाटले में सोकर नहीं पड़े रहते थे। सच्ची में थोड़े बीमार पड़ते हैं, और मुझे भी कभी कभी अचरज होता है, किसी को सर्दी हुई, खांसी हुई, हाँ मुझे खांसी हो गई, मुझे सर्दी हो गई, मुझे सर दर्द हो रहा है, मेरे से ये नहीं होगा वो, अरे इतनी छोटी छोटी बीमारी लेकर बैठोगे तो काम कैसे होगा। और ये तो रोज का है। मेरे कभी बुखार आता है तो क्या हुआ, एक दिन आप आराम करो, दूसरे दिन बुखार आप खड़े नहीं होगे तो वो जाने वाला ही नहीं है। काम में लग जाओ तो बीमारी अपने आप चली जाएगी। बीमारी को इतना मेहमान मत बनाओ। ये सच में जितना आपको सर दर्द हो रहा है तो हो रहा है, काम करो, खुद ब खुद गायब हो जाएगा कहीं और। सोने से थोड़ी कुछ ठीक हो सकता है। और अगर बीमारी के पीछे भागेंगे तो काम इतने सारे होते हैं, एक दिन नहीं करेंगे तो दूसरे दिन पेंडिंग रहता है, और दूसरे दिन 1 मिनट का भी वक्त नहीं होता है ना हमारे पास। अगर 1 मिनट भी यहाँ की वहाँ गवा देते हैं तो भी काम बढ़ जाता है, ऐसी सिचुएशन होती है। और ऐसे में अगर बीमारी को हम मेहमान की तरह रखेंगे तो ये काम खत्म कौन करेगा सब। उन्होंने अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता है। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता है। विश्राम तिवारी कहाँ करते थे। विश्राम तिवारी एक थे राइटर, वो क्या कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था, काम के पीछे बुखार भागे, है ना। कि अगर हम कहते हैं ना ये तो लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते, ऐसी जोड़ी मीन्स भूतों को आप मारो तो ही भागेंगे। तो उस तरह से बीमारी जो है आप काम करो तो ही वो भागेगी। ऐसा कौन कहते थे, तिवारी जी। ये बुखार मामूली न था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था। ये उनको बहुत बड़ी बीमारी थी कोई, उसकी बात। ये बुखार ऐसा था जो पिछले 9 महीनों से चल रहा था, और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको दे गया था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी। कर्ज सिर पर चढ़े। कर्ज यानी कि जो किसी से हम उधार पैसे लेते हैं, उन्होंने उधार लिए होंगे पैसे, वो उसके ऊपर देने के थे। तो ऐसी सिचुएशन में वो घर पे कैसे बैठते, इसलिए ट्यूशन जाते, ऐसा सब करते। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना ना होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना। भाई वो टीचर थे, खुद ट्यूशन करवाते थे और स्कूल भी जाते थे। बुखार का नमूना वही सुबह सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 102 के बीच। देखो इतनी तेज बुखार उनको थी, फिर भी वो ट्यूशन भी कराते, स्कूल भी जाते।
कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी, दवा, शौकनिया, दवा बांटू। एक होम्योपैथ कर रहा था। होम्योपैथिक दवाई जो है मेरी फेवरेट। जब से मैंने उसका मीनिंग समझा है होम्योपैथिक का, अगर ज़रूरत पड़ती है ना कि बहुत मतलब ऐसी कुछ बीमार, मतलब कभी कभी जल्दी से ठीक नहीं होता है, कुछ ऐसा हो तो ही एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करो, वरना कभी नहीं। कुछ भी हो पहले होम्योपैथिक, उसके बाद ही दूसरी। होम्योपैथिक ऐसा माना जाता है कि ये छोटा बच्चा जो होता है, जो बोर्न होता है, तब से लेके वो 5 साल का होता है ना, तब तक आप उसको सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन दो ना, तो लाइफ में उसको जल्दी कोई बीमारी लागू नहीं होती है। क्योंकि एलोपैथिक जो टैबलेट है वो हमको ठीक जल्दी कर देंगे, अभी के अभी हम जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसकी जो है इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ती है। हमारी किडनी खराब होती है, हमको और भी श्वास की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी ऐसी। जो समझता है वो समझता है। होम्योपैथिक मेडिसिन को ये मानते थे बच्चन साहब के पापा, और उसका फैमिली भी अभी भी मानते हैं बहुत, कि मीन्स टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है इस दवा में, लेकिन एक बार आप इसको खाओ तो इसमें जड़ मूड़ में सर निकल जाता है। मेरी तो मोस्ट फेवरेट मेडिसिन, क्योंकि कोई भी कुछ भी हो, होम्योपैथिक दवा लो, फ़र्क थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है उससे, और आपकी बॉडी को कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। मेरे घर में तो सब इस दवा को ही ज़्यादा मानते हैं। कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी, ऐसी होम्योपैथी कर रहा था। कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया है, हो गया तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है। मीन्स एलोपैथिक महंगी भी बहुत होती है, होम्योपैथिक मेडिसिन इतनी महंगी नहीं होती है। एलोपैथिक मेडिसिन बहुत महंगी भी होती है और नुकसान भी बहुत करती है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि तपेदिक एक बीमारी है, कि मुझे ये बीमारी, जैसे आज हम कैसे कैंसर के नाम से डरते हैं, तो बोल रहे कि ऐसी बीमारी मुझे हो गई है, तो एलोपैथिक का इलाज तो अपने बूते के बाहर, यानी कि एलोपैथिक दवा मैं कर सकूँ इस बीमारी में, इतना तो मेरे पास पैसा भी नहीं है। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी? जीवा यानी उसकी जीभ। जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ, बैठी तो हो तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है, जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है? उसकी पत्नी के बारे में बोल रहे हैं कि वो सोच रहे थे कि मैं बीमार हूँ इसलिए मेरी पत्नी स्वस्थ है। पहले उसकी पत्नी बीमार होती थी कि मेरी सेवा करती है, पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही। भीतर यानी अंदर ही अंदर। उसकी पत्नी बोल नहीं रही थी, बाहर से वो स्वस्थ दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसको देख के अच्छा नहीं लगता। सही में ना, उसके पति को बीमार है तो उसको थोड़ी अच्छा लगेगा। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया। इच्छा बल यानी अपने अंदर से अपने आप को जैसे स्वस्थ कर लिया कि नहीं, मुझे इसकी सेवा करनी है तो मुझे स्वस्थ रहना पड़ेगा। वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किया जा रहा था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर BK मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। मैंने टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। मैं जब तक अपने डॉक्टर को न दिखलाऊंगा वह खाना नहीं खाएगी। यानी कि उसकी पत्नी ने, लोगों को पता नहीं चलता था कि वो बीमार है इतने। क्यों? क्योंकि उनको कोई बड़ी बीमारी है, लोगों को पता नहीं चलता था, क्योंकि वो अपने काम तो ऐसे ही करते थे जैसे नॉर्मल इंसान करते हैं। उसकी पत्नी ने कोई बड़े डॉक्टर का नाम लिया कि उसको आप दिखाओ मुखर्जी को, तो उन्होंने जैसे टाल दी उसकी बात को। तब उनकी पत्नी ने तय किया, ब्रह्मास्त्र, यानी उसने कहा कि जब तक आप नहीं दिखाओगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। वो नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय था? मीन्स उन्होंने कुछ सिखाया होगा कि आप ऐसा करो तो आप अच्छे हो जाएंगे, तो उनको ऐसा लगा कि जैसे मेरी मौत आने वाली है। क्या इतने ही दिनों के लिए आया था, इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख कष्ट उठाने, स्वागत के ही साथ विदाई की होती देखी तैयारी बंद लगी और खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? इसका मीनिंग है कि उन्होंने जो नुस्खा बताया था उसके ऊपर से उनको थोड़ा ऐसा डाउट हो गया माइंड में कि मुझे, क्या मैं
ज़िंदगी में आया दुनिया में, तो मुझे क्या इतनी जल्दी इस दुनिया से जाना पड़ेगा? मान लो किसी इंसान को पता चल जाए कि उसकी बड़ी बीमारी है, उसके इतने दिन में मर जाना है, तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी। क्यों इस तरह से वो सोच रहे थे कि क्या मैं ऐसे दुख झेलने के लिए आया था, क्योंकि उन्होंने खुशी तो कभी देखी नहीं लाइफ में, कष्ट किया, स्ट्रगल किया, तो बोले क्या मैं यही देखने आया था इस दुनिया में, मेरी इतनी जल्दी विदा हो जाएगी? ऐसे ऐसे क्वेश्चन उनके दिमाग में आ रहे हैं। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के पहले जीना। पूरे आराम के अर्थ में होंगे, ट्यूशन छोड़ दूं, स्कूल से छुट्टी ले लूं, ज़्यादा लूं तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? सालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर ही नहीं चला सकते, कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएगी? किताबें से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है। कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। मीन्स उनको मौत से डर नहीं था, लेकिन जिम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डर गए थे कि मैं सब कुछ छोड़ के घर पे बैठ जाऊंगा तो ये जवाबदारियां कौन लेगा, कर्ज कौन उतारेगा, दवाई के पैसे कौन देगा। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूंगा। मीन्स उसकी पत्नी ने ये सुना तो पहले तो डर गई थी, फिर उसने जैसे अपने आप को संभाल लिया। क्यों संभाल लिया उसका भी वो बच्चन जी लिख रहे हैं कि जैसे उसकी पत्नी को पता चल गया कि वो बच्चन जी सहन नहीं कर सकेंगे उसकी पत्नी का ये दुख। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा सा मार गया। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे, उन्होंने मुझसे कहा घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। उसके पिताजी की बात ऐसा बोला था। सालिग्राम असमर्था की एक सांस लेकर रह गए। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उनसे दवाई मंगवा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकर हो गया। मीन्स उसकी पत्नी सेवा कर रही थी और वो सो गए, थोड़े दिन आराम के लिए रह गए घर में। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपए पड़े थे, उनके दवाएं मांग ली। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की। मेरा इलाज हो या ना हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी चाहिए। मीन्स वो ऐसा बोल रहे थे कि मैं ठीक हूँ या ना हूँ, मैं दवाई लूँ या ना लूँ, मेरे ऊपर जो कर्ज है, मीन्स मैंने उधार पैसे लिए, वो चुक जाए। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। मीन्स उन्होंने ऐसा बोला कि जब तक वो कर्ज नहीं चुकाएंगे तब तक उनको ऐसा लगेगा कि वो मर चुके। श्यामा के लिए मैं पेज नंबर 27। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। उसने पूछा किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा का क्या लाभ पहुंचाएगी। उनकी पत्नी के बारे में बोल रहे हैं। उनकी पत्नी ऐसा बोल रही थी कि आप ऐसे चिंता करोगे तो फिर दवाई कैसे काम आएगी, है ना। आप दवाई खाते हो और टेंशन लेते हो तो दवाई आपके शरीर में कुछ असर नहीं करती है। मैंने कहा टैक्स सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्जे, करीब 100 अन्य मित्रों के। मीन्स उन्होंने अपने बताया कि मेरे ऊपर इतना सारा कर्ज बढ़ गया है। उसने जो उत्तर दिया उसमें से चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घुरकने देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पचाने की जरूरत है। मीन्स उसकी पत्नी ने कुछ ऐसा उत्तर दिया कि वो खुद चौंक गए। उनकी पत्नी ने बोला कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। मैं सोचने, देखो इसकी पत्नी ने ऐसा रिप्लाई दिया उसको। मैं सोचने लगा श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर ये वाक्य कहा होगा। वज्र यानी कि एक तलवार। मीन्स ऐसा एक पत्नी के लिए बोलना मतलब बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन उसने अपनी जैसे अपनी छाती पर तलवार रख के बोला। मीन्स बड़ा मन रख के ये बोला, क्योंकि मुझे चिंता मुक्त रखने को ये क्या नहीं कर सकती थी। मीन्स उनको चिंता ना हो इसलिए उनने ऐसा शब्द बोला। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वो मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वो मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझसे जो धन्य अपराधी कौन होगा।
नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है ना। फिर उनको खुद को ऐसा लगा कि उसकी पत्नी के लिए तो उसे जीना पड़ेगा। अभी तक उनकी पत्नी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है, और अगर अब मर जाए तो उनकी पत्नी के लिए और दुख हो जाएगा, कर्ज छोड़कर जाना। तो फिर उनको एक रास्ता दिखा कि नहीं, मुझे अब फिर से जीना है ना। कोई भी बीमारी में कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत काम आता है। जब इंसान मन से नहीं हारता है ना, तो वो तन से भी नहीं हारता है, ऐसा बोला जाता है। आप सोच सकते हैं ऐसा कि मिस्टर बच्चन के पिता ने इतना स्ट्रगल किया होगा, उन लोगों ने ऐसी लाइफ देखी होगी। बच्चन जी ने भी ऐसे बहुत स्ट्रगल देखे। आज हम उन लोगों को टीवी पर देखते हैं तो हम मैं तो नहीं सोती, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे सोते हैं, ये देखो कितने खुश है, कितनी अच्छी लाइफ है इनकी। नहीं, उन लोगों ने जो स्ट्रगल किए हैं, उनके अंदर की जो लाइफ है वो हम लोगों ने देखी नहीं। हमसे भी बदतर लाइफ है उनकी। वो दिखावे की लाइफ है, अवार्ड फंक्शन, ये फंक्शन वो फंक्शन, रेडी होना, डांस करना, ये वो सब कुछ। आप लोगों ने संजू मूवी तो देखी होगी, उसमें संजय दत्त की लाइफ देखी है कैसी है। हम सोचकर ही पागल हो जाते कि वो कैसे जिए होंगे ऐसी स्ट्रगल वाली लाइफ में। हम सबसे बदतर लाइफ उन लोगों की होती है। उन लोगों की ये जो लाइफ दिखती है वो दिखावे की होती है। सुशांत सिंह कैसी लाइफ थी उसकी, देखो बाहर से हम देखते थे तब पता चलता था उसकी लाइफ ऐसी है। उन लोगों की लाइफ सिर्फ दिखावे की लाइफ है। आगे चैप्टर में 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। बटुआ यानी पैसा जिसमें रखते हैं वो पॉकेट। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए। घर को मीन्स उसके पिताजी ने बोला था ना कि आपकी बीमारी मीन्स आपके इलाज के लिए हम अपना घर बेच देंगे, तो वो नहीं चाहते थे कि उसके पिताजी ऐसा करें। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को चाहिए, उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े। उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बना। शरण स्थल यानी कि जो रहने का मकान होता है हमारा खुद का, उसको क्या बोलते हैं, शरण स्थल। कि वो बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी ने वो एक बनाया था, तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरे पिता मेरे कारण वो भी बेच दे। और दूसरा वो सोच रहे थे कि छत के नीचे अपने अंतिम ये सोच रहे थे कि उसके पिताजी जब खुद मरे तो वो भी इस घर में मरे, इस घर के नीचे वो अंतिम श्वास ले। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया। मीन्स उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया कि श्यामा के लिए भी कोई मुझे चिंताएं नहीं छोड़नी और मेरे पिताजी को भी दुख नहीं देना। भी सोचिए इस इंसान ने, आप ये स्टोरी खुद पढ़ोगे तो आपको रोना आ जाएगा कि कितना स्ट्रगल इनकी लाइफ में। एक उसके शरीर के अंदर इतनी बीमारी थी बड़ी, उनको पता चल गया था कि वो जिएंगे या मरेंगे वो भी नहीं पता था। दूसरा उसके ऊपर इतना कर्ज था। दूसरा घर की सिचुएशन इतनी खराब थी। अमिताभ बच्चन जी ने एक बार उसके शो में बोला था कि जब उन्होंने इसके पिता की ये आत्मकथा ये पढ़ा था ना, मेरी बीमारी से पहले, वो कुछ दिन बोले, इतने दिन के लिए वो रोए थे। और एक दिन मुझे वो रास्ता दिखाई दिया जिस पर वो आ गया। मैंने डॉक्टर बी के मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं है। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। मीन्स बदनाम मुंहफट स्वभाव, यानी कुछ डॉक्टर के नेचर ऐसे होते हैं ना, बोले तो भी हमको लगता है कि कुत्ते बोल रहे, तो और पैसे के लिए वो काम करते हो। ऐसा नहीं मानते कि वो भगवान का दूसरा रूप है, ऐसा बहुत सारे डॉक्टर नहीं मानते। तो उन्होंने कहा कि ऐसा वो डॉक्टर था, उनका स्वभाव भी ऐसा था। तो उसने क्या बोल दिया उनको कि पैसे नहीं है तो मर जाओ। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझे इतना बल ना आता जितना मैंने उसके जाओ मरो शब्द से संचय किया। मीन्स वो क्या बोल रहे हैं कि अगर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया होता ना 100 साल जियो तो मुझे इतना इफेक्ट नहीं करता, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा बोला ना मर जाओ, तो मेरे ऊपर उसकी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ी उनके शरीर के ऊपर कि उन्होंने ऐसा बोल दिया तो अब तो जी के ही दिखाना है ना। इसके ऊपर से हम एक चीज़ सीख सकते हैं कि हमारी लाइफ में कोई इंसान अगर हमें नेगेटिव बोले ना तो उसका आप अपने ऊपर पॉजिटिव फीडबैक लो। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया। मीन्स ऐसी कोई इलाज होगा कि लुई कुने का पानी हो, इससे आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा किसी पड़ोसी ने बताया।
मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सिट्रस बाथ लेने का विधान था। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध घी, उनको क्षय हो गया था जिसको हम टीबी जैसा बोलते हैं, दूध घी मक्खन अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। कूने के इलाज में चिकना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे गने, चने, गेहूं आदि पर रहना था। ये सब चीज़ें कि क्या क्या खाने का था, थोड़ा 27 पेज नंबर पर लास्ट पैराग्राफ रीड कर लेना आप लोग कि एलोपैथिक वर्ड्स है। देखो एलोपैथिक मीन्स जो मेडिसिन हम अभी लेते हैं ना, मेडिकल में मिलते हैं जैसे अभी भी, वो एलोपैथिक जो हमको तुरंत हम उससे जल्दी ठीक हो जाते हैं लेकिन बाद में इफेक्ट उतना ही करता है हमारे शरीर को वो। न दवा पर कुछ खर्च न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और काम का साधारण किए जाना था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कूने के अनुसार सिट्रस बाथ आरंभ किया। तदनुसार खुराक आदि रखी। स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। मीन्स उन्होंने क्या किया कि दवाई खाना, फिर खाने का छोड़ना, उसमें ये चाहिए वो चाहिए, इसलिए उन्होंने क्या किया, वो दवाई दी थी ना डॉक्टर ने, वो पन्ना ही फाड़ दिया और एक घरेलू नुस्खे बोलते हैं ना, वो घरेलू नुस्खे किए और फिर स्कूल जाना चालू कर दिया। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता। श्यामा ने मीन्स वो किताबें लिखते थे और उसको बेचते थे, वो ऐसे भी घर चलाते। तो क्या बोलते कि किताबें बेच के मेरी दवाई मीन्स जो ये घरेलू नुस्खे जैसा था ना वो उससे हो जाता था। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर में जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्तित पंथा कहा और मेरे पीछे चली। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहराने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक चला चल पाएगा मधुशाला। लेकिन अपने अड़िग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे किल दिया और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत न की। मीन्स उसकी पत्नी के बारे में बोले कि उसकी उन्होंने सेवा की थी, उनके साथ साथ खड़े थे और जितने दिन उनका इलाज चल रहा था उसने इतने दिन तक उन्होंने उसकी पत्नी ने अपनी कोई बीमारी उनको नहीं दिखाई। शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोगों से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज़ ने नहीं। मीन्स उसकी पत्नी की वजह से उनको बल मिलता था इन सब से लड़ने का। इस आत्मनियंत्रण आत्मनिग्रहण इच्छा बल हठयोगी की समझ में नहीं आता था उसे क्या नाम दूँ। मीन्स उसकी पत्नी को इसके लिए मैं क्या नाम दूँ वो उनको पता नहीं चल रहा था कि उसको जो बीमारियाँ थी वो उसने उनके सामने जैसे उसकी बीमारी के सामने अपनी बीमारी को इस तरह से छुपा लिया कि दिख ही नहीं रही थी। जो भी वो करते थे उसमें उनका साथ देती थी। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। अपने क्षय ज्वर से पूर्णतः मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया 15 अप्रैल 1936 को ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठी। देखिए इनकी लाइफ का स्ट्रगल कि उन्होंने बच्चन जी की बीमारी चली गई 15 अप्रैल 1936 की बात है। उस समय उन्होंने पहली बार सामान्य भोजन इन हम जो रेगुलर खाना खाते हैं वो उन्होंने खाया। उस दिन उनकी बीमारी चली गई थी और उसी दिन उनकी पत्नी ने चारपाई पर गिरी, यानी उस दिन उनकी पत्नी बीमार पड़ गई थी और खटले पर पड़ी। उस दिन फिर वो वापस न उठी क्योंकि उनकी सेवा करते करते उनकी बीमारी इतनी थी कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि दोनों का इलाज कर सके। तो उसकी पत्नी ने अपनी बीमारियां छिपाई थी, इलाज नहीं कर रही थी, तो फिर वो बीमारी घर कर गई। मीन्स बढ़ जाती है ना बीमारी, तो इतनी बढ़ गई कि जिस दिन ये ठीक हुए उस दिन ये बीमार हो गई, फिर न उठी। 216 दिन बराबर रोग शैया पर पड़े रहने। 216 दिन तो मीन्स कितने दिन तक, 216 दिन यानी कुछ 4-5 महीने होंगे के बाद 17 नवंबर 1936 को अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 9 महीने के बाद उसकी पत्नी ने शरीर छोड़ दिया यानी मृत्यु हो गई। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामनाएं दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी सी वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। मीन्स कि उसकी पत्नी उनको दिखा नहीं रही थी लेकिन उसकी बीमारी के कारण वो इतनी चिंता करती थी कि वो अंदर ही अंदर उसको खा गई, खुद ने बड़ी बीमारी ले ली। तो
बच्चन जी ने इसलिए इस चैप्टर का नाम ऐसा रखा है कि इसने मुझे इतना सहयोग दिया कि मेरी एक सच्ची धर्म पत्नी थी, कि उसने मुझे रोग मुक्त करके खुद ने रोग ले लिया, इसलिए उन्होंने इस चैप्टर का नाम रखा मेरी बीमारी श्यामा ने ली। स्टूडेंट, इस चैप्टर में अगर कोई वर्ड्स कुछ ऐसा लगे कि आपको पता न चल रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। सॉरी, मैंने थोड़ा जल्दी में लिया, लेकिन ये इतना लंबा है कि अगर मैं धीरे धीरे कराऊँ तो आपको भी बोरिंग लगेगा ये वीडियो। और मुझे पता है, मैं खुद ऑनलाइन अपने क्लास ज्वाइन करती हूँ ना, तो मुझे पता है कि ज़्यादा लंबे वीडियो देखना हमें अच्छा नहीं लगता है। ओके, इसकी एक्सरसाइज मैं सेंड कर दूंगी। बाकी एग्ज़ाम के लिए मैंने बताया ना कि सभी चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। थैंक यू।